खैरात। दिनू से उसकी माँ ने पूछा, डीलर के पास मिलने गया था, वहां कुछ मिला कि नहीं? नहीं मिला माँ। दिनू ने सिर ना में हिला दिया और उदास होकर बैठ गया। क्या कहा उसने? माँ ने पूछा। कह रहा था कि हमारा बीपीएल से नाम हट गया है। क्यों? माँ अचानक गुस्से में चिल्लाई। कह रहा था कि नया सरपंच बना है, उसने हटवा दिया है। ऐसे कैसे हटवा सकता है? माँ तिलमिला उठी। दूसरे मोहल्ले का सरपंच भले ही हो, लेकिन है तो अपनी बिरादरी का। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। पिछले कुछ समय से ये डीलर सड़ा गला अनाज दे रहा था, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। अब इसने नाम भी हटा दिया और हमारे सरपंच के ऊपर रख दिया। ये ऊंची बिरादरी के लोग न जाने कब तक हमारा खून चूसेंगे, माँ ने कहा। माँ अपने बैसाखी के सहारे उस डीलर के पास पहुंची और बोली, क्यों बे डीलर, तू समझता क्या है अपने आप को? इतने दिन से हम चुप थे, सड़ा गला खा के काम चला रहे थे, लेकिन अब बहुत सहन कर लिया। थोड़ी देर बाद दिनू भी वहां आ पहुंचा। मुझे अभी अभी पता चला है कि ये काम डीलर का नहीं है, डीलर का लड़का लखन अपने कानों से सुनकर आया है। इसमें सरपंच का ही हाथ है, इसलिए अब चुप कर माँ, अब तो सरपंच को ही देखना है। दिनू ने लाठी ऊपर की और लहराते और तिलमिलाते हुए चेहरे से कहा, तू नहीं जानता इन ऊंची बिरादरी वालों को, ये बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं। इसी ने उस भोले वाले सरपंच को बहला फुसलाकर बातों में लेकर हमारा नाम अलग करवा दिया है। माँ ने डीलर की ओर घूरते हुए कहा, इसने मुझसे पिछले महीने की खुन्नस निकाली है। पिछले महीने इसने सड़े चावल दिए थे, तो मैंने कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके पूरी बस्ती के सामने इसकी पोल खोल दी थी। उसी का बदला लिया है इसने आज। माँ ने रूंधे गले से कहा, हम बदनसीबों का कोई सहारा नहीं होता। हमारा खोट इतना ही है कि हम अछूतों में पैदा हुए हैं, बस। तभी वहां लखन आ पहुंचा। ऐसा कुछ नहीं है काकी, मेरे दादा ने ना तो तुम्हारा नाम अलग करवाया और न ही सड़ा अनाज अपनी इच्छा से दिया है। सरपंच के दबाव में आकर ही मेरे दादा को ना चाहते हुए ये सब करना पड़ा। काकी, ऊंचा वो नहीं है जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। आज तो जिसकी लाठी है तो भैंस भी उसी के ही पास रहती है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, माँ कुछ अचरज भरे स्वर में बोली। अपने मोहल्ले के वोट लेने के चक्कर में उसने वहां के रईसों का भी नाम हम पर जबरन जुड़वा लिया और तुम जैसे गरीबों का नाम हटवा दिया, और उसगने की तुम्हारे मोहल्ले वालों के लिए सड़ा गला अनाज बांटने को बाध्य किया था। वह अपने वोट खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले उसी मोहल्ले ने उसे जितवाया था। इसलिए उसने फर्जीवाड़ा करवाकर, लिस्ट को अपडेट करवाकर उसने अपनी बिरादरी के रईसों का नाम जुड़वा दिया और कई ऊंची बिरादरी के लोगों के उन्होंने उसके लिए पिछली बार वोट नहीं दिए, नाम हटवा दिए। इसलिए जात पात को इस पचड़े में शामिल ना ही करें तो बेहतर ही होगा काकी। लखन के लाख समझाने के बाद भी काकी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे तो अपने छोटे से परिवार के पेट भरने की ही पड़ रही थी। दिनू के बापू तभी चल बसे जब वह सिर्फ 5 साल का था। माँ ने ही उसका पालन पोषण किया और कभी भी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। चाहे खुद ने लाखों कष्ट उठाए, पर अपने बच्चे का पेट जरूर भरा। वैसे उसने परिवार में उन दो के अलावा था ही कौन जो वह इतना कष्ट ले? पर 2 हो या 4, पापी पेट को तो भूख लगती है ना। इसलिए ही तो आज उसे इस डीलर के पास आना पड़ा था। खराब अनाज से तो भूखा रहना बेहतर है। कम से कम सब्र तो रहता है कि घर में कुछ खाने को नहीं है तो चलो भूखे ही सो जाएं। पर घर में अनाज हो और पशुओं के खाने के लायक भी ना हो तो नींद भी नहीं आती और खून जले सो अलग। 5 साल पहले तक तो सब ठीक चल रहा था, जब वह टोकरियां बनाकर न केवल जीविका चला रही थी बल्कि दिनों को 16 दर्जा पढ़ा भी दिया। पर जब से उसे लकवा मारा है तब से सब खत्म सा हो गया। पेट भरने के भी लाले पड़ने लगे हैं। दिनों ने लाख कोशिश कर ली पर जीविका चलाने का उसे कुछ सूझा ही नहीं। अभी तक कोई भी उसे काम ही नहीं देता। वो गांव शहर सब जगह भटक लिया और माँ पर अब कुछ होता नहीं। रोटियां तो मुश्किल से ही बना पाती है। उसकी एक बगल बिल्कुल काम नहीं करती। बैसाखी के सहारे ही चलकर
अपनी बची कुची जिंदगी जी रही है बेचारी। दीनू के साथ ही शुरू से सरपंच का लड़का पढ़ता आया है और उसने अभी अभी लखन से सुना था कि वह कोई अफसर बन गया है। तभी तो उसके खून में पहले से लगी आग में और आग लग गई थी। वह वहां से चुपके से खिसक गया और सरपंच के घर जा दमका। उसके तो सीने में आग धधक रही थी। ए रे सरपंच, असली माँ का दूध पिया हो, बाहर निकल। तुझे आज सिखाता हूँ कि भूखों की जठरग्नि में कितनी लपटें उठती है। आज तुझे इन लपटों में ही जला देना है। तेरे कई एहसान चुकता करने हैं अभी तो मुझे। सरपंच तो वहां नहीं मिला, पर उसका लड़का माणिक्या बाहर निकला और दीनू को देखते ही उसका मुंह कसेला हो गया, क्योंकि दीनू ने उसे एक भी दर्जे में अपने से आगे नहीं जाने दिया। आज वह अफसर बन गया था, परंतु वह खुद की औकात जानता था। और भाई दीनू, कैसा है? तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? कहीं रोजगार मिला कि नहीं? झुकी हुई नजरों से उसे पूछा। पहले मुझे ये बता, तेरा दादा कहाँ है? उसी से बात करनी है मुझे। दीनू ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। क्यों, क्या काम है उनसे? मुझे ही बता दे, माणिक्या ने पूछा। नहीं, तेरे दादा से ही बात करनी थी, दीनू ने लगभग उसे घूरते हुए कहा। तभी सरपंच की गाड़ी वहां आकर रुकी। जैसे ही सरपंच गाड़ी से उतरा तो दीनू उस पर झपट पड़ा और उसकी गिरेबान पकड़ लिया। बोल, तूने हमारा नाम बीपीएल से क्यों हटवाया? क्यों हमें सड़ा अनाज दिलाया? क्यों हमें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर किया? एक साथ कई प्रश्न दीनू ने उस सरपंच पर दाग दिए और जब तक वह कुछ बोल पाता उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। सरपंच देखता ही रह गया। यह दृश्य देखकर इकट्ठी भीड़ बहुचक्की रह गई। इस फटेहाल लड़के ने ये क्या कर दिया? दिन भर उस मोहल्ले में यही चर्चा का विषय बना रहा। सरपंच को उस दिन गुस्सा तो बहुत आया, पर राजनीतिक कारण की वजह से चुप रहा। अगले दिन उसने उसे बुलावा भेजा, लेकिन दीनू नहीं आया। दीनू की माँ अपने बेटे की हरकत सुनकर बहुत उदास हुई। उसे बहुत ही दुख हुआ यह सुनकर कि उसके लड़के ने बीते दिन सरपंच के तमाचा झड़ दिया। उसकी माँ ने डीलर के लड़के को खूब गालियां दी। ये ऊंची बिरादरी के लोग न जाने कब तक हमारा खून चूसेंगे। सदियों से चूसते आए हैं, पर न जाने कब इनकी प्यास बुझ। बड़े चालाक और शातिर होते हैं ये लोग। मेरा लड़का अपने जैसे में ले लिया और हमें आपस में ही लड़वा रहे हैं। माँ ने रोते हुए लंबा चौड़ा भाषण दीनू को सुना दिया। दीनू को भी अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने सोचा, कहीं लखन ने कोई जाल तो नहीं फेंका। अब सरपंच से मुझे माफी मांगने जाना चाहिए। हमें आपस में ही नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो ये ऊंची बिरादरी वाले हम पर ऐसे ही अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। नहीं नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, पर अब इन ऊंची बिरादरी वालों की एक न सुनेंगे और ना ही इनकी बातों में आएंगे। ये सब बातें सोचते हुए दीनू घर से निकल गया और सरपंच के घर की ओर भारी मन से चल दिया। पैर तो आगे बढ़ रहे थे, पर उसका मन उसे पीछे की ओर धकेल रहा था। सोचता जा रहा था कि अब मैं किस मुंह से उससे माफी मांगूंगा। मुझे अपने बापू की उम्र वाले के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसके लड़के से भी मुझे नहीं जलना चाहिए। उसकी नौकरी लग गई तो ये उसकी किस्मत, मेरी नहीं लगी तो ये मेरी किस्मत। तभी उधर से बीकू आता हुआ दिखाई दिया, जो सरपंच के यहाँ से ही आ रहा था। बीकू भी उसके साथ ही पढ़ा था। पढ़ने में वह दीनू की बराबर ही होशियार था और उसे भी कोई रोजगार नहीं मिला था। दीनू ने बीकू से उसका हालचाल पूछा तो उसने बताया कि हालचाल तो पहले जैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला है। अभी तक रोजगार के लिए ही भटक रहे हैं। तुझे तो मिल गई होगी नौकरी, तू तो हम सबसे होशियार था दीनू, बीकू ने उत्सुकता पूर्ण पूछा। अभी तो नहीं मिली यार बीकू, दीनू ने उदास मन से कहा। मैंने सुना है हम नीची बिरादरी वालों को छूट मिलती है नौकरी में, बीकू ने कहा। तुमसे कौन कह रहा था? दीनू ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा। लखन कह रहा था मुझसे, बीकू ने उत्साह से कहा। वही लखन जो ऊंची बिरादरी का है, डीलर का बेटा, दीनू ने तुनक कर पूछा। हाँ हाँ, वही कह रहा था। उसका नाम सुनकर तू इतना क्यों तुनक रहा है? बीकू ने अचंभित होकर पूछा। उसी लखन के बच्चे ने ही तो मुझे सरपंच के खिलाफ भड़काया है। न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें भर दी थी मेरे मन में, और कह रहा था कि सरपंच ने अपने लड़के को जालसाजी से लगवाया है, जबकि
ये तो अपनी अपनी किस्मत है ना बिकू, दिनू ने बोलेपन में कहा। तू भी कितना बोला है दिनू, तू जिस अपराध बोध से पीड़ित हो रहा है उसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है। बिकू ने उसके भोलेपन पर तरस खाते हुए कहा। लखन ने जो कुछ बताया है सब सच बताया है। माणिक्या की जिसमें नौकरी लगी है उसमें झूठ थी, तभी तो उसका नंबर आसानी से आ गया, जबकि हमें तो पता भी नहीं चला, तभी हम रह गए। इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है। सरपंच को मालूम था, इसीलिए उसने अपने लड़के के छूट मिलने के कागज बनवा लिए और आसानी से उसकी नौकरी लग गई। जात पात के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा ही डीलर के मन में कोई जात पात को लेकर कपट होता तो वह ऊंची बिरादरी वालों गरीबों का नाम बीपीएल में से क्यों हटने देता दिनू। गरीब की कोई जात पात नहीं होती, अमीर तो गरीबों का खून सदियों से चूसते आए हैं और ये सब आगे भी चलता रहेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा तो है, यह अमीरी गरीब की खाई समय के साथ और चौड़ी होती चली जाएगी, और आज जो हो रहा है कल भी यही होता रहेगा। बिकू ने दिनू को समझाया। मैं अभी अभी सरपंच के ही पास से तो आ रहा हूँ, बिकू ने कहा। सरपंच से तुझे क्या काम पड़ गया, दिनू ने बेरुखी से पूछा। माणिक्या कह रहा था कि उसका दादा यानी सरपंच कुछ पैसे लेकर नौकरी के कागज बनवा सकता है, इससे छूट मिल जाएगी और आसानी से नंबर आ जाएगा। पर ये बड़े लोग किसी के भी सगे नहीं होते। मैंने उस सरपंच को पैसे भी दे दिए, फिर भी मेरे कागज नहीं बने, और हमारे पास जो 2-4 बकरियां थी वो भी इन पैसों की खातिर बेच दी। अब पेट भरने के भी लाले पड़ गए हैं। अब गया तो कह रहा था कि अभी कुछ कागज रह गए हैं और उन्हें बनवाने के लिए कुछ और पैसों की जरूरत है, इसलिए नौकरी चाहिए तो और पैसों का इंतजाम कर ले। अब कहाँ से पैसे लाऊं, जबकि लखन का कोई जानकार कह रहा था जो पेशे से वकील है कि नौकरी में छूट तो हमारा अधिकार है। इतनी पढ़ाई करने के बाद तो हमारी बिरादरी में कोई भी बिना नौकरी के नहीं रह सकता। सरपंच नहीं चाहता कि हमारी बिरादरी में और किसी की नौकरी लगे तथा उसकी बराबरी करे। वो हमारी बिरादरी वालों में सब पर हुकूमत चलाना चाहता है, इसलिए नौकरी की आस तो अब छूटी हुई सी मान। मैं सरपंच को धमकी दे आया हूँ कि मैं और दिनू लखन के साथ मिलकर उस वकील के पास जा रहे हैं। हमें नौकरी का झांसा देकर जो पैसे हमसे लिए हैं और हमको गुमराह जो किया है उस सब की रिपोर्ट लिखवानी है, बिकू ने रुंधे गले से कहा। बिकू और दिनू बात कर ही रहे थे कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। सर्दी की शाम थी, दिन भी ढलने को आ गया था और कुछ कोहरे की धुएं छाने लगी थी, इसलिए गाड़ी में कौन था यह स्पष्ट दिख नहीं रहा था। तभी माणिक्या तेज आवाज में बोला, पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो दादा के पास। तभी उसके और साथी बोले, पहले इनकी धुलाई तो कर लें। तेरे दादा को जिसने मारा पहले उसको बता, फिर दूसरे को देखेंगे। तभी माणिक्या ने दिनू की गिरेबान पकड़ लिया और एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके बाद उस पर लात घूसों की बरसात होने लग गई। जैसे ही बिकू उसे बचाने आया तो उसका भी स्वागत लात घूसों से हुआ। इतने में माणिक्या लाठी निकाल लाया और दिनू की तब तक धुनाई की जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लग गया। दिनू के शरीर पर ताबड़तोब लाठी लात घुसे पड़ रहे थे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों को घायल अवस्था में छोड़कर वो लोग 9-2-11 हो गए। वहां के आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई डर के मारे उनकी सहायता करने नहीं आया। दिनू अचेड़ पड़ा हुआ था, जबकि बिकू होश में था पर खड़े होने की स्थिति में नहीं था। शाम और गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। दिनू की माँ को चिंता होने लगी तो उसने बैसाखी का सहारा लिया और बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने दिनू को आवाज दी, बच्चा लखन के घर होगा, पर लखन ने मना कर दिया। लखन दिनू की माँ के पास आया और पूछा, कहाँ गया दिनू, कुछ बता के नहीं गया काकी? नहीं, बता के इतना गया था कि बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, अभी तक तो आया नहीं। रात होने को आई, माँ ने उदास होकर कहा। लखन और दिनू की माँ दिनू की खोज में बाहर निकल गए। तभी माणिक्या की आवाज आई, सुन रही बुढ़िया, तेरे बेटे का इंतजाम कर दिया है और साथ में उस रिपोर्ट के लिए जाने वाले बिकू का भी। जा उठा ला उसे और इस चमचे को भी साथ में ले जा,
इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। माणिक्या ने लखन की ओर घूरते हुए कहा और गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। लखन और दीनू की माँ दोनों बीकू के घर की ओर चल दिए, क्योंकि वह गाड़ी उधर से ही आके रुकी थी और माणिक्या भी उधर ही इशारा कर रहा था। इसके अलावा लोगों की भीड़ भी उधर ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। दीनू को भी अभी होश नहीं आया था। बीकू थोड़ा लखन का सहारा लेके उठा और दीनू की माँ के पास आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब रात और गहराने लगी, धुएं और बढ़ती जा रही थी और साथ में लोग भी। बीकू दीनू की माँ से बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था, काकी, काश आज मैं उस सरपंच को रिपोर्ट करने की धमकी नहीं देता और दीनू रास्ते में नहीं मिलता तो दीनू का ये हाल न हुआ होता। ठंड और बढ़ती जा रही थी, साथ में ओस बढ़ती जा रही थी और लोगों के आंसू भी। तभी थोड़ी देर बाद गांव का हकीम वहां आ पहुंचा और दीनू की नब्ज टटोलने लगा, लेकिन उसकी नब्ज भी ठंडी पड़ गई। दीनू की माँ पथरीली आंखों में आंस लिए हकीम की ओर देखने लगी, लेकिन हकीम ने अपनी आंख झुका दी। दीनू की माँ जोर से चीखने लगी, अरे जमाने के अलाक मानो, काश मेरा बेटा आज पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। आजकल के पढ़े लिखे होने से तो अनपढ़ होना अच्छा। अनपढ़ कैसे भी पेट भर लेता। मेरे साथ टोकरी बनाना ही सीख जाता तो आज ऐसे नहीं पड़ा होता। सरकार, नहीं चाहिए मुझे तेरा दाना पानी और ना ही चाहिए मेरे बेटे को अब नौकरी। नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। कहते कहते दीनू की माँ हमेशा के लिए अपने बेटे की बगल में निडाल होकर गिर पड़ी।